हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं, जिनके साथ मैंने प्लेस भी करे हैं, फीचर फिल्म भी करी है और उनकी मैंने वर्कशॉप भी अटेंड करी है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। तो जो भी एक्टर्स हैं और जो भी एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये पॉडकास्ट आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और सुनना। आज के इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, एक एक्टर को क्या करना चाहिए वो मुकाम हासिल करने के लिए। चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। ऑथर, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और एक एक्टिंग कोच। आज के मेरे गेस्ट को मुंबई में 7 साल हो गए हैं और उनका नाम है मोनीश कल्याण। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हाउ आर यू सर? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। आपकी जर्नी मुझे पर्सनली पता है क्योंकि हम कई सालों से कनेक्टेड हैं। आपने मुझे सिखाया भी है और हम लोगों ने एक साथ प्ले भी करा है, तो मुझे सर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही है प्रोफेशनली, पर्सनली। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी कैसी जर्नी थी, शिमला से मुंबई का कैसी ये जर्नी रही है? बहुत लंबी जर्नी है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि पहले मैं शिमला में स्कूल टाइम से मैं थिएटर करता रहा। करीब 98 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। ओके। फिर स्कूल के बाद कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं, फिर प्रोफेशनली थिएटर किया। फिर शिमला में थिएटर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। फिर मैं चंडीगढ़ में मैंने करीब 8-9 साल चंडीगढ़ में मैंने थिएटर किया। ओके। फिर उसके बाद मैंने नोएडा में रहा, नोएडा में मैंने थिएटर किया। और फिर एक दिन मुझे लगा कि अभी फिल्म बनाने का समय आ गया है। अच्छा। फिर मैंने चंडीगढ़ में ही एक फ़िल्म बनाई। शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैं करता रहा। बस उसी फिल्म की बदौलत एक दिन मुझे मुंबई से कॉल आ गया। कौन सी ईयर की बात है फिल्म वाली? जब मैंने पहली फिल्म की थी तो वो 2011 या 12 के आसपास की बात रही होगी। आज से ऑलमोस्ट 11 साल पहले। 11-12 साल पहले की बात है। तो उस फिल्म की बदौलत मुझे मेरी जो दूसरी फिल्म मिली थी पृथ्वीपाल सिंह। ओके। उस फिल्म ने 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते, बेस्ट फीचर फिल्म का, बेस्ट नरेटिव फिल्म का। ओके। और आज के जाने माने चेहरे हैं विकास कुमार, RMA, आपने उनको देखा होगा, अभी काला पानी उनकी आई। तो वो उनकी पहली फिल्म थी। ओह, ओके। तो उस फिल्म के बाद जो मेरी तीसरी फिल्म थी वही मुंबई में, वो थी पेनल्टी, जो आप नेटफ्लिक्स पर राइट। के मेनन, मनजोत वगैरह। के मेनन है, मनजोत है, आकाश दबाड़े है, शशांक अरोड़ा है। अच्छा, अरे वाह। तो मतलब उनके साथ मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि शिमला के सेटअप में काम करना, चंडीगढ़ के सेटअप में काम करना और मुंबई के सेटअप में काम करना, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि फिल्म मेकिंग का कैनवस बड़ा हो गया और कास्ट बड़ी हो गई, क्रू बड़ा हो गया। तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी यूनिट को संभालने का एक्सपीरियंस मतलब बहुत लर्निंग वाला तो था ही, पर मुझे बहुत मज़ा बहुत आया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे शिमला से सीधा नेटफ्लिक्स, बहुत ही बड़ी उछाल, बहुत बड़ा आपका स्टेप था वो। एंड सर, हम आज बात कर रहे हैं आपसे एक्टिंग कोच की नज़रिए से। तो जितने भी मुंबई में एक्टर्स आते हैं, बहुत एक्टर्स का यही क्वेश्चन होता है कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? क्योंकि जिन एक्टर से मैं एज एन एक्टर भी मिला हूँ, कईयों का मानना होता है कि नहीं, एक्टिंग तो बाय बर्थ आती है, तुम्हारे खून में होती है। और बहुत मुझे ऐसे भी टीचर्स दिखे हैं यहाँ पे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमेशा, बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली है कि नहीं, एक्टिंग को सिखाया जा सकता है, वो एक आर्ट है, वो सीखी जा सकती है। तो सर, आपसे एक यही बहुत बड़ा जो मेजर क्वेश्चन है आज के हमारे इस पॉडकास्ट का, कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? बिल्कुल एक्टिंग सिखाई जा सकती है, लेकिन मेन जो बात यह है ना कि सिखाने वाला जितना इम्पोर्टेंट है, सीखने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर सीखने वाले में उतना जज्बा है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो सीख सकता है। पर अगर जो टीचर है वो कितना कोशिश कर रहा है,
पर जो सीखने वाला बस वो ये सोच के आया कि बस मैं ये 3 महीने गुजर जाए या 1 महीना गुजर जाए और उसके बाद मैं एक्टर बनकर ही निकलूँगा। किसी चीज़ में बस समय गुजारने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हर पल प्रति पल उसको जीना पड़ता है। तो बिल्कुल सिखाई जा सकती है एकदम, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, एक तकनीकी आर्ट है, एक टेक्निकल आर्ट है। इसकी भी टेक्निक्स हैं, इसका भी एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चलती है। अगर आपको वो टेक्निक समझ में आती है और उसको आप एकदम अपने तरीके से आत्मसात करते हो और उसको अप्लाई करते हो, तो आप एकदम से इमोशन को जनरेट कर सकते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कलर्स को समझना। जैसे आप पेंटिंग करते हो तो आप कलर का मिक्सचर समझते हो, किस कलर को मिलाने से क्या कलर मिलता है, क्या स्किन टोन होता है, कैसी चीज़ होती है। तो ये भी है, आप अपने बॉडी टूल्स को कैसे यूज़ करते हो, आइज़ को कैसे यूज़ करते हो, आपकी वॉइस को कैसे यूज़ करते हो, बॉडी को कैसे यूज़ करते हो, अपने थॉट को कैसे यूज़ करते हो, प्रॉपर्टी को एक्टर को किस तरह से उस टेक्निक को जो समझेगा तो सीख जाएगा। पर हमने ऐसे बहुत एक्टर्स देखे हैं, मतलब मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस ली हैं बट तब भी वो उनमें वो चीज़ आ नहीं पाई है। क्या उसको हम लैक ऑफ प्रैक्टिस बोल सकते हैं या लैक ऑफ डेडिकेशन बोल सकते हैं? नहीं, अभी क्या हो गया ना, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे ट्रेडिशनल तरीके से कुछ एक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो साल दर साल, महीना दर महीना, डे बाय डे चीज़ें बदलती जा रही है। हर चीज़ में तरक्की हो रही है। जैसे एग्जांपल तो एक रैप जो अभी आज शैली है सिंगिंग की, वो किसी ज़माने में नहीं थी, पर अभी लोग रैप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रैप के इंस्टीट्यूट्स हैं। हिप हॉप कोई शैली नहीं थी किसी ज़माने में, अभी हिप हॉप एक शैली आ गई है, चीज़ें आ गई हैं। कोई ज़माना था जब आप एक्टिंग कुछ अलग तरीके से करते थे, डायलॉग अलग तरीके से बोलते थे। अगर आप बहुत पुरानी फिल्मों में जाओगे तो जैसे मैं ना कहती थी, तुम ना कहते थे, तो आज अगर आप उसी एक्टिंग टीचर के हिसाब से आज अगर आप बोलने लग जाओ कि मैं ना कहती थी, तो नहीं चलेगा। तो अभी समय आ चुका है ट्रेडिशनल मेथड्स को बदलने का और आज के हिसाब से नई टेक्निक्स को समझने का। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़र्क है। तो ये है कि जैसे जैसे डेकेड्स आगे जा रही हैं उसके हिसाब से लर्निंग भी चेंज हो रही है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपकी वर्कशॉप, मैंने रिसेंटली उसका पोस्टर देखा था जिसमें आपने बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी हुई थी, वेदर इट्स द माइजनर टेक्निक और द स्टैनिस्लावस्की मेथड, दे कैन नॉट टर्न यू इनटू एन एक्टर, ऑन द कॉन्ट्ररी दे कैन लीड यू टूवर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सर मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड जो भी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स है जिनको इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, माइजनर और स्टैनिस्लावस्की, तो अगर आप उनको पहले थोड़ा ब्रीफ देखें कैसी टेक्निक होती है एंड आप इतना अपोज क्यों करते हो इस चीज़ को, मतलब आपको क्या लगता है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्यों डाल देती है किसी बंदे को? देखो, बात ये नहीं कि मैं उसको कुछ अपोज करता हूँ या क्योंकि मुझे कोई क्यों किसी को अपोज करना है, तो मेरा तो कोई ऐसा मकसद है नहीं। पर मैं बस एक बात कहता हूँ कि जो चीज़ गलत है तो वो गलत है। और गलत क्यों है, क्या है ना कि पहली बात तो ये कि और भी टेक्निक्स हैं मार्केट में जो चल रही हैं। ये एक ऐसी टेक्निक, जैसे हम स्टैनिस्लावस्की मेथड की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा मेथड है कि उसमें ये बताया जाता है कि आप अपने इमोशंस को यूज़ करें किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, या आप वो कैरेक्टर बन जाओ किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। वो 2-2 महीना, 3-3 महीना उस कैरेक्टर को जीते हैं और हमारा सबकॉन्शियस एक बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। इसको जैसा हम फीड करते हैं ये वैसा बन जाता है। आप 2-3 महीने में वो कैरेक्टर बन जाते हो, लेकिन जब शूटिंग ख़त्म होती है उससे बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, कोई साइकोलॉजिकली आपको हिप्नोटाइज करे या कैसा भी करे, उस ट्रीटमेंट में, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको जाना पड़ता है इसको दोबारा से अपने आप को वापस लाने के लिए। और दूसरी बात ये, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब वो बुरा होता है
उस बुरे से निकलने के लिए हमें कई बार दिन, हफ्ता, महीना, 3 महीना लगते हैं उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। किसी के कोई फैमिली से कोई गुजर गया, किसी की गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कोई डिवोर्स हो गया, कुछ मिसकैरेज, कुछ भी ऐसी बहुत दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं। जब आदमी को ऐसा कोई कैरेक्टर करना पड़ता है और वो अपने उस एक्चुअल इमोशन को एक बार फिर दोबारा जाकर टच करता है, तो उसको दोबारा से वापस आने में कई बार उतना ही समय लगता है। तो इसे मैं एक्टिंग नहीं कहूँगा। एक्टिंग का मतलब ये है कि अभिमन्यु अभी एक रमेश नाम का कैरेक्टर कर रहा है और कट होते ही वो वापस अभिमन्यु बन जाए। हाँ, राइट। अब रमेश अभिमन्यु के साथ घर तक चला जाए तो एक्टिंग तो नहीं है। तो इसलिए स्टेनिस्लावस्की किसी भी कैरेक्टर को कुछ और बना देना, तो असली शख्सियत को ख़त्म कर देना, उसको होल्ड पर नहीं डालना, ख़त्म कर देना। तो पहली बात तो ये एक टेक्निक, एक एक्टिंग नहीं है। ऐसे आदमी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला जाता है। और दूसरा रहा, जो मैंने मजनर की बात की, तो वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि एक्टर इम्पल्सिव होता है, कि जो कोई एक्टर कह रहा है उस पर बस वो रिएक्ट करे। वो रिहर्सल्स को भी कहते हैं कि रिहर्सल्स की ज़रूरत नहीं है, बस मोमेंट में जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन जब हम, हो सकता है ये चीज़ें शायद थिएटर तक ठीक हो, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि थिएटर में भी हम 2-2, 3-3 महीना रिहर्सल करते हैं। सब कुछ डिसाइडेड होता है, ये कैरेक्टर की एंट्री यहाँ से होगी, इस लाइट होने पर ये होगा, ये बोलने पर ये होगा, सब कुछ डिसाइडेड होता है रिहर्सल्स में। और फिल्म में तो और चीज़ें ज़्यादा लॉक हो जाती हैं। जब आप एक ही शॉट को अलग अलग एंगल से करते हो, आपने एक बार डायलॉग बोला, उसी का आपका क्लोज लगता है, उसी का आपका 2 शॉट लगता है, उसी का आपका मास्टर लगता है, या कोई और एंगल भी आपका लग सकता है। अब इम्पल्सिव तो आप हर शॉट में एक जैसा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, हाँ। तो वहां तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, मुझे राइट हैंड उठाना है या लेफ्ट हैंड उठाना है, कप को ऐसे पकड़कर चाय पीनी है या ऐसे पकड़कर चाय पीनी है, कभी ऐसे किसी शॉट में ऐसे। तो वो तो एडिटिंग टेबल पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो चीज़ें ना एक्टिंग में काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए वो चीज़ें इतनी पुरानी हो चुकी हैं आजकल, इसीलिए लोग सीखने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और वो उतना ज़्यादा बेहतर से कर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, और जो मेरी जो खुद की एक अपनी टेक्निक है वो आज के हिसाब से चलती है, और जो लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे हमने कुछ 1-2 कैरेक्टर्स हैं जो हमने अभी रिसेंटली सुने थे, रणवीर सिंह का पद्मावत एंड रमन राघव का नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आई एम श्योर हुई होंगी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो उस कैरेक्टर में घुस तो जाते हैं, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। हाँ, अभी देखो ना कि आप कितना एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, क्या हर कैरेक्टर करने के बाद आपका यही काम है कि आप एक कैरेक्टर करो और एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, कैरेक्टर करो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ? और मुझे नहीं लगता आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आर्ट तो आपको खुशी देता है। बिल्कुल, हाँ। आप गाने में म्यूजिक से कितना एंजॉय करते हो, डांस में कितना एंजॉय करते हो, पेंटिंग से कितना एंजॉय करते हो। कभी आपने सुना है कि एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई और वो साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया, एक सिंगर ने गाना गाया और वो साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया, या किसी गले वाले डॉक्टर के पास चला गया, सर मैंने गाना जरा जोर से सुर ज़्यादा लगा दिया था, जरा ठीक का ऑपरेशन कर दो इसका। ये एक्टिंग में ही क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है इसकी टेक्निक को बनाने में। आर्ट आपको सुकून देता है, तकलीफ नहीं। बिल्कुल। तो जो तकलीफ दे वो कभी आर्ट नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। एंड अगर हम आपकी वर्कशॉप की बात करें, तो आपकी वर्कशॉप में और जो बाकी वर्कशॉप चल रही हैं उनमें आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क है, और आप जो भी एक्टर्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आप ऐसा क्या फोकस होता है आपका कि आप उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है जो बहुत लोग कवर नहीं कर पाते हैं? देखो, बाकी वर्कशॉप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो बच्चे
जैसे स्टूडेंट्स जो सीखने आते हैं वो कई बार मुझसे शेयर करते हैं कि सर हमने ये सीखा, हमने ये बताया गया, हमें वो बताया गया। तो उस चीज़ से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये समझ में आया कि उनको ना फोर्सली कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। जैसे एक कंप्यूटर है जिसकी रैम ज़्यादा नहीं है, उसमें एक बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है। बस सीखो, इंस्टॉल हो जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है कि प्रैक्टिस करो, क्राफ्ट पे काम करो, इस पर काम करो, उस पर काम करो। जब तक आप किसी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बढ़ाओगे तब तक दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। जो मेरी वर्कशॉप का जो काम है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले व्यक्ति की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना, ये मेरा काम है। तो जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाता हूँ, क्लास में लोग सीखते हैं, समझते हैं, उनको फटाक से एक्टिंग समझ में आ जाती है और करते भी बेहतर से हैं। यही सबसे ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा एक ये भी फ़र्क है कि जैसे मैंने बताया था ना कि वो एक ट्रेडिशनल मेथड जो चले आ रहे हैं, तो कोई भी आर्ट ना जब तक आप सही तरीके से उसमें घुसो ना, आप अंदर तक उसमें गोता ना लगाओ, तब तक वो ठीक वैसा ही है जैसे वो गेम हम सब अपने बचपन में खेली है ना, वो चाइनीज विस्पर। वो कान में हम एक शब्द बोलते हैं, फिर दूसरा आदमी बोलता है और आखिर तक वो शब्द कुछ का कुछ बनकर किसी के कान तक पहुंच जाता है। किसी के टीचर ने कुछ बताया, उस तक कुछ पहुंचा, उसने आगे कुछ बताया, उस तक कुछ पहुंचा, उसने आगे कुछ बताया, उस तक कुछ पहुंचा। पहुंचते पहुंचते जो बच्चों को मिल रहा है ना, एक्चुअली वो है ही नहीं है जिसकी शुरुआत हुई थी। तो वो कुछ भी बन चुका है अभी। सबने अपने अपने टेक्निक्स डाल के जो ओरिजिनलिटी उसकी वो खत्म कर दिया। उसको जो समझ में आया। पहली बात तो वो टेक्निक ही खराब थी। उसके बाद उसमें और ज़्यादा लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें डाल दी, इससे लोग और ख़राब होते जा रहे हैं। एक्टिंग तो इतनी आसान और इतनी प्यारी चीज़ है, हम सब करते हैं। क्या एक छोटा बच्चा जो बहाने लगाता है टीचर को या मम्मी को खाने पीने के लिए, या छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो झूठ बोलते हैं बचपन में, हम सब ने बोला है। क्या हमने कहीं 3 महीने का कोर्स किया एक्टिंग का बचपन में? नहीं। क्या वो छोटा बच्चा क्या एनएसडी पास आउट है? नहीं। वो कैसे एक्टिंग कर रहा है? क्या एक ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो अपने बॉस को बड़ी सफाई के साथ बहाने लगा रहा है, क्या वो एफटीआई या एनएसडी पास आउट है? नहीं। तो वो सब आर्ट हमारे अंदर है, बस उसको सफाई की जाती है, टेक्निक दी जाती है, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया। हमारे अंदर हर आर्ट है, बस उसको हम थोड़ा सा सही तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको उसके आर्ट से उसकी पहचान करा सके। तो मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सर ने जो रैम बढ़ाने वाली बात कही है कि अगर तुम्हें कुछ भी अपनी बॉडी में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, अपने दिमाग में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो तुम्हें रैम बढ़ानी पड़ेगी। उसकी सारी टेक्निक्स अपनी वर्कशॉप में सर कवर करते हैं। मैंने वो पर्सनली ली हुई है वर्कशॉप, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। मतलब कुछ ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ नहीं था, बट ये बहुत ही रैंडम चीज़ है कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस पॉडकास्ट में कवर ना हो। जो पूरा 1 महीने का कोर्स होता है, पूरा 3 महीने का कोर्स होता है, उसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें कवर होती हैं एंड आई एम श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। तो सर अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आपने बहुत नॉन एक्टर्स के साथ भी काम करा है। अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं, के सर भी हैं उसमें, मनजोत भी हैं एंड शशांक भी हैं आपने बताया, एंड अभी आपने पृथ्वीपाल की बात करी थी, पृथ्वीपाल सिंह की, तो उसमें विकास थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम रिसेंटली करा है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो भी ये नॉन एक्टर्स हैं या जिन्होंने इतना अच्छा काम करा है स्क्रीन पे, इनमें और बाकी जो एक्टर्स हैं बट कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिला है या फिर जो सीख ही रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है आपको उनकी एक्टिंग में, या उनके पर्सनली आपको क्या लगता है कि उनमें कुछ अलग चीज़ होती है? क्या डिफरेंस लगता है आपको उनमें? देखो, एक्टिंग तो सभी करते हैं, चाहे जो आदमी ख़राब भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, पर कर तो एक्टिंग ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब जो आदमी किसी और कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तो कम से कम भले वो उस कैरेक्टर को एज इट इज़ प्ले ना करे, पर उस वक्त वो
खुद भी वैसा नहीं है, यानी कि उसने ना वो खुद में है उस वक्त, ना वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, बीच में उसने एक नया कैरेक्टर ही खड़ा कर दिया जिससे हम खराब एक्टिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं मोहनीश कल्याण हूँ, मुझे अभिमन्यु का कैरेक्टर करना है, मैं ना ही मोहनीश कल्याण रहा ना ही अभिमन्यु रहा, मैंने एक तीसरा ही कैरेक्टर खड़ा कर दिया जिसे लोग एक्टिंग तो समझ रहे हैं पर वो अभिमन्यु नहीं है। राइट, एक्टिंग तो हो गई। यही फर्क उन एक्टर्स में और जो बाकी एक्टर्स में ये है, वो उस कैरेक्टर को एज इट इज खड़ा कर देते हैं जो भी कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब मैं पर्सनली इन लोगों से मिला, इन एक्टर्स से मेरी बात हुई, कैरेक्टर्स को लेकर, जब फिल्म को लेकर भी मेरी मीटिंग हुई, सब कुछ हुई, तो मैंने एक चीज़ क्लियर एक्सपीरियंस की कि ये सब एक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनकी बातों में वो समझदारी झलकती है। ये पढ़े लिखे बहुत है। पढ़े लिखे से मेरा मतलब मे बी वो एमए हो, पीएचडी हो या बीए हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे मतलब लिटरेचर के बहुत अच्छे जानकार हैं। अच्छा, ये सब बहुत पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जितना आप पढ़ते रहोगे उतना आपको किरदारों से रूबरू करवाएगा। और एक्टर का काम है किरदारों से खेलना। तो जब हम किरदारों की जानकारी नहीं होगी हमारे पास तो हम क्या खेलेंगे। तो मुझे यही लगता है कि ये लोग इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए ये उन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं जो भी इनको प्ले करना होता है। और जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो शायद उतना पढ़े नहीं है, इसलिए किरदारों से थोड़ी दूर है। तो जब वो प्ले करते हैं तो उस वक्त ना वो खुद होते हैं ना वो किरदार होते हैं, तो इसलिए वो कहीं बीच में कहीं अटके हुए हैं, जिसे हम खराब एक्टिंग कह लो या अधूरी एक्टिंग कह लो या कुछ भी कह लो। राइट राइट राइट। तो सर, इससे पहले कि हम रैपिड फायर राउंड पे जाएं, अपने जो भी नए एक्टर्स आए हैं मुंबई में या जो प्लान कर रहे हैं आने का, या जिनको बहुत टाइम हो गया है लेकिन उनको वो पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या, इतने सालों के एक्सपीरियंस से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, या कुछ भी आप गाइड करना चाहते हो उन्हें? देखो, कहने को तो बात ये एक लाइन में भी ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि जैसे सभी लोग कहते हैं मेहनत करो, ये करो, लगे रहो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मेहनत की परिभाषा क्या है? बोल तो दिया जाता है कि मेहनत करो, पर करना क्या है ये किसी को नहीं पता। पर मेहनत कर रहे हैं लोग, ऑडिशंस दे रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। 15-15 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आप जिस जगह पर मेहनत कर रहे हो शायद वो एरिया गलत है। ओके। आपको जो मेहनत का तरीका बताया गया है ये ठीक वैसा ही है कि आप बस उस सॉफ्टवेयर को ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने में लगे हुए। किसी ने कहा है कि, जैसे बड़ी कहावत है इंग्लिश की सबको, कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, कि पहले आप उस चीज़ के लायक बनो फिर उसकी इच्छा व्यक्त करो। पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इच्छा पहले व्यक्त कर ली जाती है, वो डिजर्विंग वाला कैटेगरी तो है ही नहीं। राइट राइट राइट। एक्टर सबको बनना है, इसलिए वो ऑडिशंस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट पहले उस कैरेक्टर लायक, जो लोग इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उनके कंपटीशन में जाना है। मान लो अगर मैं एक अनुराग कश्यप की किसी फिल्म में एक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी फिल्मों में जितने भी एक्टर्स हैं, इसका मतलब मैं उनसे कम्पीट कर रहा हूँ। क्या आप उनको हटाकर मुझे लो? तो मुझे पहले उस लायक बनना पड़ेगा। तो उस लायक बनने के लिए वही है कि आप
पढ़ने से शुरुआत मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जब कुछ समझ में आता है, जैसे कि 8th 9th तक अपने को कुछ नहीं पता होता, जैसे 10th होती है तो अपने को समझ में आता है यार कॉमर्स लूँ, मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, अपने आप ही कुछ दिमाग चलना शुरू हो जाता है। फिर +2 के बाद जो भी हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स जिसमें भी होते हैं, फिर समझ में आता है नहीं यार मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ये करना है, या मुझे, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती है आपको अपने आप पता लग जाता है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको कितना और चाहिए और कितना नहीं चाहिए, और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लिटरेचर पढ़ें। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जितना हो सके उतना पढ़ें। तो इन शॉर्ट सर का ये कहना है कि अगर आप मुंबई में आने का प्लान कर रहे हो, या आप मुंबई में आ चुके हो, आपको एक्टर बनना है, या आप कहीं भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं दिमाग में वो चीज़ जाएगी नहीं, एंड तुम कहीं ना कहीं ये है कि वो तुम कैरेक्टर नहीं ला सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट जो पढ़ता है वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ता है वो आज से बुक उठा लीजिए अपनी। जैसे मैं डायरेक्शन में भी हूँ, एक्टिंग में भी हूँ, तो लोग कहते हैं ना कि आप ये कैरेक्टर को कैसे बनाते हो, या लिखते हैं तो इस कैरेक्टर को कैसे लिखते हो। तो मेरा यही कहना है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं हूँ, मैंने तो कोई वर्कशॉप वगैरह ऐसा कुछ कहीं से मैंने नहीं लिया है। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट रहा है वो रहा है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से ही मुझे हर चीज़ मिली है, सब पढ़ाई करने से। तो इसीलिए मैं ये दोबारा एक बार बोला कि पढ़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है। वो आपको, पढ़ाई आपको पेंटर भी बना सकती है, पढ़ाई आपको शायर भी बना सकती है, पढ़ाई आपको गायक भी बना सकती है, क्योंकि आपकी समझ बढ़ती है। और जब समझ बढ़ती है तो आदमी को अपने आप पता लगता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना है। ये कहना चाहता था। तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर का पहला सवाल है कि सर आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको इनमें से चूज़ करना है। मोहनीश कल्याण एज ऑथर, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग कोच, इनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ा तो? एक बड़ी पुरानी लाइन मैंने पढ़ी थी, तो वो मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि ये दिल भी एक बच्चे की तरह ज़िद पे अड़ा है। ये दिल भी एक बच्चे की तरह ज़िद पे अड़ा है, या तो सब कुछ ही चाहिए मुझे या कुछ भी नहीं। ठीक है। वैसे रैपिड फायर में ऑप्शन में से एक चूज़ करना होता है, बट कोई नहीं, सर ने इतनी अच्छी शायरी बोल दिया तो माफ़। ऐसी 3 फिल्में जो आप सजेस्ट करते हो कि हर एक्टर को देखनी चाहिए। एक तो गॉडफादर ज़रूर देखनी चाहिए एक्टर को, और एक 300 का जो पहला पार्ट है, और वो भी हिंदी में डब्ड। अच्छा। क्योंकि 300 का जो हिंदी डबिंग वर्जन है वो एक्सट्रीम स्पीच वर्क है। मतलब उससे बेहतर डबिंग, उससे बेहतर स्पीच वर्क मैंने कभी नहीं देखा। तो वो ज़रूर देखनी चाहिए। और जो तीसरी फिल्म मैं वो कहूँगा, उसमें सिनेमा में कितनी मेहनत लगती है, कितनी चीज़ें लगती हैं, वो बैनहर ज़रूर, एक कोई एक्टर ज़रूर देखे। बैनहर बहुत पुरानी फिल्म है, अभी नई भी उसकी रीमेक भी हुई, पर पुरानी वाली अगर लोग देखें तो 3 फिल्में। ओके। सर आपके फेवरेट एक्टर, एक इंडियन और एक हॉलीवुड? मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं, एक ही बताना है कि 2 बता सकते? जितने सर मन करे। तो मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं, एक तो संजीव कुमार इंडियन में, और एक अमिताभ बच्चन। ये तो मेरे जो सबसे फेवरेट इंडियन में। और जो हॉलीवुड में जो मेरे फेवरेट है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ठीक है। आपकी फेवरेट बुक और ऑथर, या फिर बुक अलग ऑथर अलग? मेरे फेवरेट ऑथर है एंटोन चेखव और फ्रांस काफ्का। अच्छा। और उनकी कोई बुक? उनकी सभी कहानी और नाटक मुझे, मतलब ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं। ओके, नाइस। अगर आपको ऑप्शन मिले एक छोटा इम्पैक्टफुल रोल
एक बड़ी पिक्चर में या एक बड़ा रोल कोई एवरेज मूवी में, तो आप क्या चूज़ करोगे? देखो मैं तो ये कहूँगा कि एक एक्टर होता है ना, क्योंकि इम्पैक्टफुल रोल तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक एक्टर ही किसी रोल को इम्पैक्टफुल बनाता है। अब वो चाहे बड़ी पिक्चर में छोटा रोल हो, चाहे छोटी पिक्चर में बड़ा रोल हो, तो मुझे आप कोई भी दोगे तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि पिक्चर छोटी बड़ी बनती है एक्टर से। तो अगर एक्टर उसमें परफॉर्म कर देगा ज़बरदस्त तो वो पिक्चर बड़ी है, और अगर एक्टर ने कुछ नहीं किया तो वो पिक्चर छोटी है। ठीक है सर, तो पॉडकास्ट को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। इससे पहले आपका आखिरी सवाल कि आपको कैसा लगा है पॉडकास्ट? देखो मुझे पॉडकास्ट में तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी मेरी बात हुई नहीं किसी से, कि एक्टिंग के बारे में भी हो रही है, जर्नी के बारे में भी हो रही है, और कि मेथड के बारे में क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में। और ये चीज़ इतनी अच्छी चीज़ है कि एक प्लेटफॉर्म है कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को सीखने को मिलता है, लोग समझते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्टली आप कोई बात करते तो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन ये बड़ा एक एंटरटेनिंग तरीका है एक सही बात को लोगों तक पहुंचाने का, जिसमें लोग एंटरटेन भी हो जाते हैं और उनको मैसेज भी मिल जाता। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो चलिए गाइस, करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड स्पेशल थैंक्स टू मोनीश सर। थैंक यू। इनके आने की वजह से मेरे को भी बहुत चीज़ें पता चली, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ और मेरे लिए चीज़ें कहीं ना कहीं होता है कि अगर रिवाइज भी हो जाए ना, वही बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, एंड हर एक्टर को थोड़े थोड़े टाइम में ना वो रिवीजन ज़रूरी है उसके लिए। तो थैंक यू सर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को, स्पॉटिफाई चैनल को और एप्पल पॉडकास्ट को। इन सब के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर, बी गुड। थैंक यू वंस अगेन।